नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा में कल बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल कर ली, लेकिन क्या बीजेपी ने कांग्रेस को हराने की कोशिश में लोकतंत्र को ही हरा नहीं दिया है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव नतीजों को अस्वीकार कर दिया है और काउंटिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप जानते हैं कि कल दिन से ही कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि काउंटिंग की रफ्तार धीमी क्यों हुई। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी पर भी सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग को फौरन खत लिखकर अपनी शंकाएं भी जाहिर की। बाद में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। आइए जरा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी बाइट पवन खेड़ा की ये सुन लेते हैं। कल भी आपने सुनी होगी, लेकिन आज जब इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो आगे बढ़ चुकी है और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे, और इसके अलावा राहुल गांधी ने ईवीएम और इन तमाम मसलों पर क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनते हैं। कल जब ये इस रिजल्ट को कांग्रेस पार्टी अस्वीकार कर रही थी, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने किसी रिजल्ट को अस्वीकार किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और ऐसा क्यों हुआ ये सब कुछ आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, पहले सुनिए पवन खेड़ा को। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तो चुनाव आयोग में हम जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके बाद, ये कल की बात है, लेकिन आज का डेवलपमेंट, बहुत कुछ आज हो गया। सुबह सुबह राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आता है, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी शिकायतों और आपत्तियों के साथ चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 2 जवाब दिए, एक तो जयराम रमेश को दिया और दूसरा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया इलेक्शन कमीशन ने। क्या है चुनाव आयोग के जवाब, ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए जरा देख लेते हैं राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिसमें वो भी इन नतीजों पर संदेह जता रहे हैं, संदेह दिखा रहे हैं। आइए जरा उस ट्वीट को सामने ले आइए और ट्वीट में क्या कुछ राहुल गांधी लिख रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यहां पर सबसे बड़ी बात कि अप्रत्याशित नतीजे, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर और उनके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने कई चुनाव लड़े हैं, आप लोग जानते हैं, और जब चुनाव जीते तब राहुल ने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और हारे तो बाकायदा उसकी जिम्मेदारी ली। आज भी अपने बब्बर शेरों को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया इस ट्वीट के जरिए। आप याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया है।
और यहां से कहानी कुछ और बढ़ती है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इन तमाम नेताओं ने भी इन नतीजों को लेकर सवाल उठाए और इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब मांगा। देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन पर है, तो जाहिर है कि जवाब उसी से मांगे जाएंगे, उसे ही देने होंगे। लेकिन मोदी को शायद यह बात पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो संस्थाओं का अपमान करती है। जी हां, कांग्रेस पर मोदी ने आरोप लगाया है कि वो संस्थाओं का अपमान करती है। और अब चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को लगभग इसी अंदाज में जवाब दिया है। खड़गे ने जो चिट्ठी भेजी, खड़गे को एक चिट्ठी भेजी, खड़गे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी, लेकिन खड़गे को भेजी गई इलेक्शन कमीशन की एक चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ लिखा है, आइए उसको देखते हैं। इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि आयोग ने आपके और विपक्ष के नेता के बयानों पर गौर किया है, जिसमें हरियाणा के परिणामों को अप्रत्याशित बताया गया है और कांग्रेस इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है। पार्टी नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ऐसी टिप्पणियां वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार व्यक्त की गई लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने की ओर ले जाती है। देखिए, लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने की ओर, ये कोटेड है, लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने, ये कोटेड है, इन्वर्टेड कॉमा में है, की ओर ले जाती है। यह बात केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है, लिख रहा है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने और भी आगे लिखा है, वो लिखा है कि यह मानते हुए कि पार्टी अध्यक्ष का बयान चुनावी नतीजों पर पार्टी की औपचारिक स्थिति है, चुनाव आयोग ने आज शाम 6 बजे प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर सहमति जताई है। यह बात चुनाव आयोग लिख कर भेजता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। यानी चुनाव आयोग यह मानता है कि जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों को न मानने वाली जो बात कही है, वो जनादेश को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने वाली है। जी हां, यही बात तो ये भी कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के हरियाणा के नतीजे अस्वीकार्य वाले बयान को देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में अनसुना करार दिया और यह भी कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध हिस्सा नहीं है। ये तमाम बातें उस चिट्ठी में है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी है। इससे पहले जयराम रमेश को भी चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में जो जवाब है, जयराम रमेश की चिट्ठी का जवाब, उसमें वो लिख रहा है चुनाव आयोग कि नतीजों के अपडेट में देरी के आपके बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। देखिए, बेबुनियाद साबित करने के लिए नतीजों के अपडेट में देरी के आपके बेबुनियाद आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। आपके ज्ञापन में हरियाणा या जम्मू कश्मीर के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में देरी के बारे में कोई विपरीत तथ्य भी नहीं है। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग का कहना है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना, यह भी चुनाव आयोग कह रहा है, हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है। अब कहां कब अपडेट की जा रही थी कल 5 मिनट में, ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों। ये चुनाव आयोग कह रहा है, मान रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने, आप लोगों ने कल देख लिया दिन भर कितनी देरी से चुनाव आयोग के जो वेबसाइट थी वो अपडेट हो रही थी, जो तेजी से, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग का कहना है कि जो तेजी से मतगणना प्रक्रिया के प्रसार की गवाही देता है। आयोग गैर जिम्मेदार, निराधार और अपुष्ट दुर्भावनापूर्ण बयानों को गुप्त रूप से विश्वसनीयता देने के आपके प्रयास को, अविश्वसनीयता के आपके प्रयास को कह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से खारिज करता है। ये बात कह रहे हैं, कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। तो दोस्तों, ये कमाल की बात है कि चुनाव आयोग ने आरोप लगाते हुए जो कुछ कहा है उस पर गौर फरमाने की जरूरत है। यानी आयोग ने आरोप लगते ही, उनके ऊपर जो आरोप है लगते ही, बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत उससे पल्ला झाड़ लिया और उल्टे कांग्रेस पर इल्जाम लगा दिया कि वो गैर जिम्मेदार, दुर्भावनापूर्ण बयानों को बढ़ावा दे रही है। चुनाव आयोग का ये रवैया हैरान तो करता है दोस्तों, लेकिन याद करें तो इससे पहले जब लोकसभा चुनावों के वक्त भी ईवीएम पर सवाल उठे थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने इस एक झटके में इन सवालों को खारिज कर दिया था। अब शायद वो वक्त नहीं रहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था की साख और निष्पक्षता की मिसालें दी जाती थी। देश में बीजेपी ने धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में कितनी बी टीमें तैयार कर ली हैं,
ये चुनावों के वक्त ही पता चलता है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ए के बाद बी, सी, डी कितनी टीमें तैयार कर ली बीजेपी ने, और इस चुनाव में भी हमने देख लिया, चाहे वो हरियाणा हो या वो जम्मू कश्मीर हो। राहुल गांधी बीजेपी की इसी रणनीति का जवाब देने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा पर उतरे थे। आपको अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का जो निहितार्थ है वो क्या है? वो यही है कि ऐसी ही चीजों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी, ऐसी चीजों की रणनीति का जवाब देने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर उतरे थे, ताकि किसी संस्था या किसी मीडिया हाउस या किसी राजनीतिक दल की दरकार न रहे और सीधे जनता से कनेक्ट करके लोकतंत्र को बचाया जाए। हरियाणा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र बचाने की यह लड़ाई कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को अभी और लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को हराने के साथ ही इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्लान भी तैयार कर लिया है। फूट डालने का जो काम लोकसभा में नहीं हो पाया था, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हो पाया था या उससे पहले नहीं हो पाया था, इंडिया गठबंधन में फूट डालने की मैं बात कर रहा हूं, उसे अब पूरा करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, इन तमाम दलों को आपने देखा सुबह से, इन तमाम दलों को अब शायद और सावधान रहना होगा, क्योंकि मोदी इंडिया को तोड़ने के मिशन में लग गए हैं। कल उन्होंने कांग्रेस को परजीवी बताया, सहयोगियों को खत्म करने वाला बताया, और अब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया, आज के दिन कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस की आलोचना में लगे हुए हैं और उधर शिवसेना उद्धव गुट नसीहत दे रहा है कि कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर है सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते हमेशा उम्मीदें कांग्रेस से ही रहेंगी, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इन उम्मीदों पर पूरा यानी खरा उतर पाएगी, या उम्मीदों पर पूरा उतर करके इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सफल रह पाएगी, एकजुट रखने में सफल हो पाएगी, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। इन तमाम चीजों के बीच यह जो तस्वीर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तस्वीर यह है कि आज शाम को जब 6 बजे इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उनमें से आप तमाम चेहरे को पहचानते हैं। उदय भान हैं जो अभी मुंह पे मोबाइल रखे हुए दिखाई दे रहे थे और बोल रहे हैं, यहाँ पवन खेड़ा, इनके पीछे आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, बगल में केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, और पीछे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए या उनका चेहरा वैसा मुस्कुराने वाला है अशोक गहलोत जी दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों से मुलाकात के बाद जब पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की है, तो क्या कुछ कहा है पहले उदय भान को सुन लेते हैं। उदय भान ने क्या कुछ कहा है। उदय भान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और लेकिन कल ये अपना चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए, और आज जो बातें इन्होंने रखी हैं पूरे इस प्रतिनिधिमंडल ने, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है और उनसे क्या चर्चा हुई है, जरा सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 से 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है, और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उससे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
तो ये आपने सुना है, ये थे उदय भान। लेकिन इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इस पिटारे में है और समझने की जरूरत है कि आखिर क्या ईवीएम की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है देश में, क्या कांग्रेस ने कमर कस ली है फिर से, और सबसे बड़ी चीज की हरियाणा की हार को कांग्रेस आखिर क्यों नहीं स्वीकार कर रही है और क्या यहां से कौन सी रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सब समझेंगे। जरा एक बार सुनते हैं इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा चुनाव आयोग को इन लोगों ने जो बात वहां रखी है, उसमें सबसे बड़ी बात कि जो मशीनें हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, उसको सुरक्षित रखी जाए और उससे पहले ये यानी कांग्रेस पार्टी का ये जो डेलीगेशन है ये पूरा का पूरा साक्ष्य रखने जा रहा है, चुनाव आयोग को सौंपेगा। यानी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इस बात को ये पहली बार है कि अस्वीकार्य बताया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आज दोस्तों आइए चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों का ये उपसंहार। जी हां, क्या अब सियासत में नए अध्याय शुरू करेगा? लोकसभा चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद ये पहली दफा 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए और उसका रिजल्ट सामने आया। उसमें से एक चुनाव जम्मू कश्मीर और दूसरा चुनाव हरियाणा का। लेकिन जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी हार को बीजेपी अपनी जीत के ऊपर क्यों ढक रही है, यह भी बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ